अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ख़बर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सब की नज़रें हैं ईरान अमेरिका माहदे के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो कहा था कि इतवार को माहदे पर दस्तखत हो जाएंगे, लेकिन इतवार की शाम जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तब तक ये दस्तखत अभी नहीं हुए हैं और कतर का एक वफ़द जो है वो तेहरान में मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। हम इस माहदे के ऊपर बात करेंगे कि इसमें आखिरी रुकावटें क्या हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह चुके हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिकली साइन हो रहा है। दोनों ईरान और अमेरिका का कहीं इकट्ठा होना ज़रूरी नहीं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब तो चाहते थे कि ये इतवार वाले दिन 14 जून को उनकी सालगिरह वाले दिन ये साइन हो जाए, लेकिन पासदारान इनकलाब ने कहा कि हम उनको उनकी सालगिरह का तोहफ़ा ये MOU की सूरत में नहीं देना चाहते, लिहाजा उनकी सालगिरह वाले दिन नहीं साइन किया जाएगा। अब लगता है तारीख़ का ही तनाज़ा रह गया, वरना तो सब कुछ तय था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक ताल्लुक है, बिल्कुल ये ऐसा ही है कि वो इसको किसी एक इवेंट के साथ रिलेट नहीं करना चाहते। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये बड़ी ख्वाहिश थी कि ये उनकी सालगिरह के दिन एक बहुत बड़ा जश्न हो पूरी दुनिया के अंदर। उनकी सालगिरह को 80वीं सालगिरह को एक जश्न के तौर पर मनाया जाए और याद रखा जाए, जो कि मेरे ख्याल में शायद मुमकिन ना हो पाया। दूसरी जानिब जो है इसके और भी मज़मरात हैं, और वो ये है नायब सदर JD वेंस का बयान, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि इनके जो मुंजमद असासे हैं वो हम बाद में जो है वो देखेंगे। ये भी मेरे ख्याल में एक ऐसा फैक्टर था जिसको ज़ाहिर है बड़ा सीरियसली लिया गया, और यही वजह है कि कतर का वफ़्द वहाँ पहुँचा है और कतर के वफ़्द ने बातचीत की है। आपको पता है अल अदीद बेस है, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है इस रीजन के अंदर, और ये सेंट्रल कमांड के नीचे आता है। तो ये कतर का एक हमेशा से आपको पता है बड़ा ईरान के साथ अच्छा ताल्लुक भी रहा। जब कतर के ऊपर सैंक्शंस लगी सऊदी अरब की जानिब से, तो उस टाइम पे भी कतर जो था वो एक ईरान की बहुत कुर्बतें हासिल रहीं। और फिर चाहे दुनिया के अंदर हाँ, कहीं भी लेकिन ऐसा मुसलमानों लगता के है हवाले से अब्दुल्ला मामलात। हमीद गुल साहब, कतर और UAE जो और अरब हैं वो जो मनी गैप है उसको कवर कर रही हैं कि जो अमेरिका नहीं देना चाहता वो खामोशी से अरब दे देंगे और ईरान भी राज़ी हो जाएगा और अमेरिका भी कहेगा मैंने नहीं दिया। वो जो एक कुशन है वो कतर, UAE, सऊदी अरब सारे मिलकर हल कर देंगे ईरान का, और उधर से अमेरिका कहेगा मैंने कोई पैसे नहीं दिए। ये मसला तो ऐसे हल होता नज़र आ रहा है। ये वो एक इसके ऊपर एक हल्का सी वो चीज है कि वो एक मैं इंग्लिश ड्रामा देख रहा था, तो उसके अंदर वो प्रिंस करीम आगा खान को बुलाते हैं। तो वो दिखाते हैं कि वो एक कोई जाली आदमी होता है, मतलब लाइक वो नहीं होता, लेकिन वो आता है और वो अपना इम्पोस्टर होता है। वो कहता है कि जी देखें, वो एक कालीन होता है उनका बहुत महंगा और बहुत पुराना। तो वो उसके ऊपर कोई चाय गिर जाती है, तो वो कहता है कि इट्स अ स्मॉल प्राइस टू पे फॉर योर हाइनेस एक्विंटेंस आपकी। तो इस वजह से ये एक स्मॉल प्राइस है जो कतर और UAE और दीगर ममालिक अदा कर रहे हैं अमेरिका की कुर्बतों का हासिल करने के लिए, और साथ ही साथ अपनी मईशत को मुकम्मल डूबने से बचाने के लिए। क्योंकि जो ये 2 4 7 बिलियन डॉलर जो कि UAE के बैंकों के अंदर मौजूद है, जो कि ईरानियन फ्रोजन एसेट्स हैं, वो अदा करने की बात हुई है। इससे पहले भी $3 बिलियन के मुतल्लिक कहा गया कि कहीं UAE के कोई हाई ऑफिशियल्स ने मैं अभी क्या नाम लूं, और उन्होंने एक खामोशी से एक नजराना, एक भेंट चढ़ाई है ईरान को। दूसरी जानिब कतर भी ये कहता है कि हमारी मईशत और पूरे रीजनल इंस्टेबिलिटी की वजह से बहुत बुरे असरात उनकी इकोनॉमी पे रुनुमा हो रहे हैं। और शायद ये वजह है कि अमेरिका ने तो खुलेआम कह दिया है कि मैं तो पैसे दे नहीं सकता, और अमेरिका तो सिर्फ लेना जानता है। आपको पता है, देने के तो उनका लेकिन सवाल ही नहीं लेकिन अगर पैदा होता। पैसों वाला, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अगर पैसों वाला मसला हल हो जाए और अरब पैसों वाला मसला हल कर रहे हैं, आज भी कतर वहाँ पैसों वाला मसला ही हल करने बैठा है, बाकी सब चीज़ें तो तय है, तो आपको लगता है कि ये कल साइन हो जाएगा? सिर्फ 14 जून की डिले थी, 15 को साइन हो जाएगा?
बिल्कुल, मेरा ख़्याल है कि इसी तरह से एक आध दिन के अंदर ये साइन हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई और चीज़ रह नहीं गई है। पाकिस्तान को अमेरिका ने इन्फॉर्म किया था कि दे आर रेडी, पाकिस्तान को ईरान की जानिब से आया कि जी दे आर रेडी, और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बाकायदा नाप-तोल के एक ट्वीट कर दिया, और वो ट्वीट करने का मकसद यही था कि भई हमारी कोशिशें अल्हम्दुलिल्लाह रंग ला रही हैं। लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब इसको अपने उससे करना चाह रहे थे, और ईरान के अंदर उनके खिलाफ एक बहुत ज़्यादा सख्त नफ़रतें मौजूद हैं, और अमेरिका के इस सारे अमल को वो पर अच्छा नहीं ईरान में मैंने नज़ारते। देखा है तेहरान में मुजाहरे भी हो रहे हैं माहदे के ख़िलाफ़। तेहरान जी, में बिल्कुल। मुजाहरे इस माहदे के ख़िलाफ़, इस MOU के ख़िलाफ़ तेहरान में मुजाहरे भी हो रहे हैं। देखिए, मुज़ाहिरे बहुत सारे होते हैं। एक उसका मकसद ये भी होता है कि उसमें बहुत सारी सोच के लोग होते हैं, जो ये कहते हैं, हमने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं और उसके बाद अब हम हासिल क्या करने चले हैं। लेकिन एक बात आपको मैं बताऊँ, मैं ये समझता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान ऑलरेडी न्यूक्लियर बना चुका हो। ये मैं बहुत सोच समझ के इसलिए कह रहा हूँ कि जब 1983 के अंदर हमने कोल्ड टेस्ट किया था, और 1984 के अंदर हमने अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर बना लिया था। फिर ज़िया-उल-हक साहब के दौर के अंदर आखिर में आपको याद है कि 86 के अंदर गालिबन टनल्स बनाई गई थी चाकी के अंदर, जिनको बाद में मियाँ साहब ने जब एक फैसला किया था और फिर धमाका किया था, तो वो तब इस्तेमाल हुई थी, क्योंकि एक दिन में टनल्स बनती नहीं हैं। इसलिए ईरान कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अपने आप को वेपन ग्रेड के ऊपर मुंतकिल कर चुका है, जिसकी वजह से अमेरिका और तमाम ममालिक अचानक उनके अंदर एक सरासीमगी पैदा हो गई है, और उनको ये एहसास हो चला है कि ये मामला ठीक नहीं है, और उसका सबसे नहीं, बड़ा पर वो सबूत ये MOU है में तो देखें कि ये लिखा जा रहा है कि वो कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा। अगर वो बना वो चुका कब होता तो कब वो MOU में ये बात क्यों लिखेगा ईरान, फिर वो नहीं सर, डिक्लेयर। वो देखिए ना, अभी एमओयू सामने जब आएगा तो फिर पता चलेगा। लेकिन एमओयू के अंदर एटमी हथियार ना बनाना, क्योंकि अमेरिका पहले कह रहा था आप 20 साल के लिए नहीं बनाएंगे, ईरान कह रहा था कि जी हम अपने 10 साल के लिए, वो अपना 5 साल के ऊपर आप ले आए। यानी कि मामला ये था कि कहीं 10 साल के ऊपर, 8 साल के ऊपर बात तय हो जाए। कभी वाला तो चक्कर कोई नहीं है, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, क्योंकि ईरान कभी वाले मामले पे नहीं 10 साल की मानेगा। तो और बात ये हो रही थी, 10 साल के लिए तो तैयार था ना ईरान। जी, जी, द 10 साल के ऊपर तो वो बात कर रहे थे ना, तो इसका मतलब ये है कि फिर आज एटमी नहीं जो, बनाया तो 10 साल के लिए बात कर रहे हैं ना, अगर बना लिया हो जी, तो तो वो 10 साल के लिए क्यों बात करें। पाकिस्तान ने भी तो 10 साल पहले ही बना लिया था, थोड़ा बाद में पर था। हमने कभी ये तो नहीं कहा था ना कि हम नहीं बनाएंगे। वो तो कह रहे नहीं, हैं वो हम, वो पाकिस्तान कह तो रहे हैं हम यही, नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान का तो ये स्टांस कभी नहीं था कि हम नहीं बनाएंगे, हम तो कहते थे हम बनाएंगे। बस ये तो फिर आपको पता है आलमी सियासत है, इसके अंदर वो नहीं बनाएँगे, उसके बाद नहीं बनाएँगे ना जी। अगर उससे पहले बनाया हुआ तो उसका क्या करेंगे? ये भी तो एक मेरे ख़्याल में पहलू है। इसको बहरहाल देखना पड़ेगा, ये वक़्त आएगा तो पता चलेगा। क्योंकि ईरान ने ये तमाम जितनी एनरिचमेंट की थी, तमाम उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, और जो उनकी अवाम जिसका आप अभी ज़िक्र फ़रमा रहे हैं, ये तमाम की तमाम यही कहती है कि हमें न्यूक्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर रोज-रोज मुसीबतें आएँगी, और ये आप भी जानते हैं कि इज़राइल बाज़ नहीं आएगा। तो आप ये बताएं कि अरबों के और ईरान के आगे ताल्लुकात आप क्या देख रहे हैं? अरबों और ईरान की सुलह हो जाएगी या ये ताल्लुकात ठंडे मीठे रहेंगे? ना देखें ना, UAE भी तेहरान पहुंच गया, कतर, ओमान, सब, सिर्फ कुवैत और बहरीन का इशू रह गया है। बाकी अरबों की तो ईरान से सुलह नज़र आ रही है। आपको कुवैत और बहरीन की भी सुलह होती नज़र आ रही है? जी, कुवैत और बहरीन के जो मामलात हैं, वो ज़रा मेरे ख़्याल में बहरीन के ज़रा ज़्यादा कशीदा रहेंगे, क्योंकि बहरीन के अंदर आपको पता है अहले तशी की एक बड़ी तादाद मौजूद है, और जंग के अवाइल के अंदर वहाँ एक कैफ़ियत भी पैदा हो गई थी, जिसमें अवाम सड़कों के ऊपर आए थे, और ये कहा जाता था कि बहरीन की क़यादत जो है, वो मुल्क से बाहर चली गई है चंद घंटों के लिए। उसके बाद जो है वो कुवैत का जो मामला है, कुवैत एक पाकिस्तान से बहुत अच्छे ताल्लुकात वैसे तो सबके हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कुवैत के मामलात चाइना ठंडा कराने में किरदार अदा करेगा। चाइना ने सऊदी अरब और ईरान को भी आपस में एक मुआनका करवा दिया था, आपके इल्म में है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का भी इसमें एक अहम किरदार रहा। इसलिए जो अरब दुनिया है, उनके पास ईरान से बैर लेने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं लिया जाता, और फिलहाल पानी जो है वो उनके पास है, और उन्होंने ये साबित किया है। हाँ, देखिए, हर जंग का कोई फातेह होता है, कोई मफतूह होता है।
मतलब मार्का हक था, बेशक हुआ नहीं, लेकिन दुनिया ने कहा पाकिस्तान जीत गया। कोई भी जंग होती है, बेशक उसका कोई वाज़ेह हार जीत का फ़ैसला ना हो, लेकिन दुनिया एक ये फ़ैसला करती है कि बर्तरी किसकी रही, कौन भारी रहा, कौन कमज़ोर रहा। ये ईरान अमेरिका तनाज़ा में आपको क्या लगता है, ईरान भारी रहा या अमेरिका भारी रहा? ट्रंप जीता या ईरान जीता? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन इसको हम दो एंगल से देखते हैं। पहला ये है कि दुनियावी एंगल, जो कि दुनिया कह रही है कि जी देखें ईरान जीत गया है, ईरान ने मुज़ाकरात की टेबल पे भी कामयाबी हासिल की है, और ये हकीकत है कि इसमें मुज़ाकरात में उनको बहुत कामयाबियां हासिल हुई हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि दूसरे एंगल से, तो क्या अमेरिका को कोई भी नुकसान हुआ? क्या मेनलैंड अमेरिका को कोई उनकी सिटी, कोई उनका जो डिवीजन था या उनकी फौज की कोई बड़ी ऐसा नुकसान? तो वो ऐसा नहीं हुआ। हालांकि अमेरिकन बेसिस को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन जंग में तो नुकसानात हुआ करते हैं, लेकिन ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं नहीं, है। 42 फाइनेंशियली जहाज बहुत तबाह नुकसान हुए हुआ। हैं। 42 जी जहाज 42 अमेरिका के जहाज तबाह हुए हैं। एक जेराल्ड फॉल्ड, उनका बहरी बेड़ा जो है वो नकारा हो गया है। तो ईरान ने अमेरिका को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। हाँ, ये मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि जो अनरीचेबल और अनटचेबल का एक जहन साजी थी लोगों की, कि इनके तो हाथ ही नहीं लगाया जा सकता, इनका बहरी बेड़ा जब आ जाता है तो द गेम इज ओवर। ये बातें खत्म हो गई। ईरान ने बता दिया कि अमेरिकन जहाज भी हम गिराएंगे, अमेरिकन सबमरीन को भी नुकसान पहुंचाएंगे, उनके बहरी बेड़ों के ऊपर भी आग लगवाएंगे, हमारे ड्रोन जो हैं उनके 13 बेसिस को उड़ा के रख देंगे। ये सारी चीज हुई, यानी कि खित्ते के अंदर जो अमेरिकन, मैं समझता हूं खिताई लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका की डिप्लोमेटिक हार हुई है, अमेरिका की मिलिट्री डिफीट हुई है। और अगर मैं ओवरऑल देखूं तो अमेरिका की टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हुई है। ईरान का जो हुआ, ईरान की लीडरशिप जो है वो शहीद हुई है, ईरान के जो है मासूम लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। लबनान और दीगर जगह पे जहां जहां ईरान की प्रॉक्सीज थी, उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, हिजबुल्लाह को, हमास को नुकसान पहुंचा है, इधर यमन के अंदर नुकसान पहुंचा है। तो नुकसान जरूर पहुंचा है। देखें, जंग होती है ना जी, दो बंदे लड़ रहे होते हैं तो मुक्का तो आपको भी लगता है, लेकिन मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि अगर जैसे पाकिस्तान इंडिया की जीत थी, उसमें वजाहत से पता था कि पाकिस्तान जीता और दुनिया ने तस्लीम किया, लेकिन ईरान के इसके अंदर उन्होंने जिस तरह से स्ट्रेटेजिकली यूज किया हुर्मुज को, मेरे ख्याल में ये एक उनकी बड़ी वाज़ेह विक्ट्री थी, और उन्होंने दुनिया को बताया, पूरी दुनिया को अमेरिका से आइसोलेट करवा दिया। अमेरिका से दुनिया दूर हो गई, इजराइल से दूर हो गई। यहां तक मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर 100% विक्ट्री का हो तो मैं कहूंगा 70% ईरान जीता। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं, प्रोग्राम जारी रहेगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आज भी इजराइल जो है वो बैरूत के मुज़ाफ़ाती इलाकों में बमबारी कर रहा है। एक तरफ देखें ना, ये ईरान की ये बात थी कि कॉम्प्रिहेंसिव पीस होना चाहिए, लेबनान का भी पीस होना चाहिए। एक तरफ जब इलेक्ट्रॉनिकली साइन करने की बात है, और दूसरी तरफ आज भी बैरूत के मुज़ाफ़ाती इलाकों में इजरायली बमबारी जारी है और वहाँ शहादतें हुई हैं। तो इजराइल लेबनान पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, वहाँ तो हिजबुल्लाह पे और बैरूत तक वो पहुँच रहा है, और बफर जोन भी उसने बनाया है। कि वो कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने दरिया तक हासिल करना था, जो एक ही दरिया आपको पता है लबनान में है, उस तक, क्योंकि इजराइल को पानी का मसला है, फ्रेश वाटर का, और वो पानी को इस्तेमाल करना चाहता है। वो पानी से जो है वो पानी तक अपनी हदूद बना लेंगे, या पानी का कोई ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे वो उनका ये स्ट्रेटेजिक बेनिफिट उनको मिल जाए। उसके बाद वो रिट्रीट के ऊपर आ जाएंगे और पानी तक गालिबन अपनी सरहद को कायम कर लेंगे। बहरहाल, मैंने आपसे पहले ही कहा, ये जंग वक्ती तौर के ऊपर थमी है, ये मुकम्मल तौर पर जंग बंदी नहीं हो सकती, क्योंकि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, साल बाद। और यही वजह है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उसकी बका और सलामती के लिए जरूरी है। और इजराइल का मसला यह है कि इजराइल अपने मकासद से पीछे नहीं हटेगा। वो एक उनका नजरियाती, उनका एक मजहबी पहलू है, जिस तरह से भारत कभी अच्छा, मानेगा नहीं। इस जंग बंदी
کے بعد جو کہا جا رہا تھا کہ پاکستان، ترکی، سعودی عرب، قطر، سیریا سب مل کر ایک اسلامک نیٹو بنا لیں، ایک اسلامک ڈیفنس ڈیل ہو جائے جو پاکستان اور سعودی عرب کی ہے، اس میں قطر اور ترکی بھی آ جائیں، سعودی عرب بھی سیریا بھی آ جائے، آپ کو ممکن نظر آتا ہے یا کہانیاں ہیں، ایسا کچھ ممکن نظر نہیں ہوگا؟ نہیں، جو میری اطلاعات کے اندر ترکیہ کے ساتھ اور باقی 5 ممالک کے ساتھ ہمارے ڈیفنس اور وہ ایگریمنٹ ہوئے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ کچھ عرصے میں ترکیہ کے آرمی چیف پاکستان تشریف لائے، اسی طرح سے اردن کے جو شاہ تھے وہ پاکستان آئے، باقاعدہ ٹلہ جوگیاں وغیرہ فائرنگ رینج جا کے دیکھی، آرمی چیف کے ساتھ وردی میں گئے. اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لبنان کے جو آرمی چیف تھے وہ پاکستان آئے، دیگر ممالک کے سعودی عرب کے ڈیفنس جو لوگ تھے وہ پاکستان آئے. تو نیول سیکٹر کے اندر اور اسی طرح سے ہم جس طرح سے ملٹری ڈومین میں کہہ رہے ہیں، اس میں تو پاکستان کے ساتھ بالکل 5 عرب ممالک کی ڈیل مجھے بالکل پکی نظر آ رہی ہے، اور مجھے اس کا علم بھی ہے، لیکن وہ وقت کا تقاضا ایسا ہے کہ ان کا نام لینا فی الحال قبل از وقت ہوگا. ایران کے اوپر سے سینکشنز ختم ہو جائیں گی یا سینکشنز قائم رہیں گی؟ ایران کے اوپر 3600 ڈفرینٹ ٹائپس کی سینکشنز لگی ہوئی ہیں، 3600، اور یہ وقت لگے گا، ان کو مرحلہ وار ختم کیا جائے گا. لیکن ان کے جو سب سے پہلے ایسٹس کا مسئلہ ہے اس کو ڈیل کیا جائے گا. باقی ان کے اوپر جو مختلف سینکشنز ہیں ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ میجر سینکشن جس کے اندر فائنینشیل ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ تو ان کو ختم کرنی پڑیں گی. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ان کے اوپر ٹیکنالوجی کے حصول کے حوالے سے جو سینکشن ہیں وہ تو مجھے ختم ہوتے نظر نہیں آتی. لیکن یہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ میں ایران کے ساتھ آگے اچھے تعلقات دیکھ رہا ہوں. آپ کو لگتا ہے ایران اور امریکہ کے اچھے تعلقات ہو جائیں گے؟ سر، وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے، میرے والد جنرل حمید گل رحم اللہ بولا کرتے تھے کہ امریکنز کا ایک فیورٹ سلسلہ ہے، وہ کہتے ہیں if you can't beat someone join them. اگر آپ کسی کو مار نہیں سکتے تو آپ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. آپ دیکھ لیجئے کہ افغانستان کے ساتھ آج ان کے کتنے شیر و شکر تعلقات ہیں. آج وہی افغان حکومت جس کے لیے وہ لڑنے آئے تھے آج ان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہی کمیونزم کے ساتھ جو ویتنام میں ان کو تکلیف دیتا تھا آج وہ ویتنام کے جو ہے وہ بہترین ایلائز میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے. لاؤس کے اوپر جو انہوں نے کردار ادا کیا، 13 سال تک انہوں نے 9 سال تک بمباری کرتے رہے، تو پھر وہ کیا ہوا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ امریکہ جب کسی سے مار کھا لیتا ہے تو پھر اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اسی کے ساتھ شیر و شکر ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایران ان کو اس معاملے پہ فراموش کر پائے گا یا ایک ریسپیکٹیبل ڈسٹینس مینٹین کرے گا. امام خامنہئی صاحب کی آخری رسومات 4 جولائی سے اناؤنس کی گئی ہیں 9 جولائی تک. آپ کو لگتا ہے مجتبیٰ خامنہئی اس موقع پر سامنے آ جائیں گے اور عوام میں اپنی اپیرنس دیں گے، یا اس موقع پر بھی وہ ابھی عوام کے سامنے نہیں آئیں گے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اس موقع پہ تو وہ سامنے آئیں گے. والد کا جنازہ ہے تو وہ ضرور آئیں گے، اور لیکن سب سے پہلے جو سیفٹی اور سیکیورٹی کی انشورنسز ہیں، گارنٹیز ہیں، وہ ان کو ایشور کیا جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ یہ آدھی تقاریب جو ہیں یہ ہال کے اندر کسی ایسے جگہ ویل پروٹیکٹڈ ایریا کے اندر کی جائے، یا پھر کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے جہاں کہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی اپنے والد کے حوالے سے آئیں. اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ جنازہ وہ خود پڑھائیں گے. اور دوسری جگہ جو معاملات ہیں وہ اگر آپ یہ کہیں تو آپ دیکھیں کہ محرم الحرام کا آخری عشرہ جو ہے یہ چنا جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ان کا ایک بڑا اجتماع متوقع ہے. کیونکہ لاسٹ ٹائم جو آیت اللہ خمینی رحم اللہ کا جب جنازہ کیا گیا تھا تو اس ٹائم پہ 1/5 آف دا پاپولیشن، جو کہ تقریباً اس وقت 1 کروڑ لوگ بنتے تھے، وہ اس جنازے میں آئے تھے، جو تاریخ کا دوسرا بڑا جنازہ گردانا جاتا ہے. تو اب بھی آپ کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں اس جنازے میں آنے کے لیے؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ نمبر بہت بڑا ہوگا جی. شاید
दुनिया ने इतना बड़ा जनाजा पहले ना विटनेस किया हो। अभी तो ज़ाहिर है कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब तक के सिक्योरिटीज़ नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपको पता है ये जनाजा पहले इनका कोशिश थी कि मुहर्रम उल हराम में किया जाए। पहले मुहर्रम से भी पहले करना चाह रहे थे। फिर मैंने आपसे बात की थी और मैंने गुज़ारिश की थी कि 10 मुहर्रम, 9 मुहर्रम को ये जनाजा करना चाहेंगे। लेकिन उसके बाद फिर वो मुहर्रम का जनाजा भी, क्योंकि अभी हालात ऐसे हैं कि नहीं किया जा सकता, इसलिए ये आखिरी अशरे के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी तादाद, जो कि मेरे ख्याल में गालिबन 1.5-2 करोड़ के करीब हो, वो मुमकिन है कि इस जनाजे में शिरकत करे। चलिए, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेयर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ केपी की बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, वफाकी बजट तो आ गया है और अब उसके बाद सूबाई बजट आने हैं, लेकिन केपी का बजट एक तनाज़ा बना हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 माह का बजट पेश किया जाएगा, कुछ कह रहे हैं 1 साल का बजट पेश किया जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान बजट को वोट डालने के लिए तैयार नहीं, लिहाजा सुहेल अफरीदी की हुकूमत बजट पास कराने की पोजीशन में ही नहीं है और कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर से 3 माह का बजट पास किया जाएगा। तो केपी से सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार लिहाज अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे कुछ सूरत हाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम लिहाज साहब, क्या हाल है? लिहाज साहब, क्या चांस है ये 3 माह का बजट आ रहा है, 1 साल का बजट आ रहा है, बजट नहीं आ रहा, केपी में क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। एक तो ये बात है कि बजट में आना है, अब सिर्फ इस बात पे पड़ा है कि 3 माह का होगा या 1 साल का होगा, क्योंकि अगर 30 जून तक ये खबर असम्बली से बजट मंजूर नहीं कराते तो 1 जुलाई से फिर खबर असम्बली के बाकायदा तौर पर तहलील और इस हुकूमत तहलील होने का खदशा है। अब यहाँ पर ये जो चीज पर हुई है वो जुम्मे के रोज, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतजाज कर रही, उस एहतजाज के दौरान रात को केपी हाउस इस्लामाबाद में एक इजलास हुआ और उस जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो जिसमें नाराज अरकान तकरीबन 18-22 जो थे उसने शिरकत नहीं की, बाकी जो थे उसने शिरकत की और इस इजलास के दौरान ये फैसला हुआ, ये तजवीज़ दी गई जिस पर इत्तेफाक किया गया था और ये तजवीज़ वज़ीर आला की जानिब से कि हम इब्तदाई तौर पर 3 महीने का नहीं, पर वो 3 माह का बजट भी असेंबली से पास कराना पड़ेगा कि वो काबीना पास कर देगी? नहीं, वो भी काबीना किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर लाज़मी है कि वो खबर असम्बली में आएगा और उसमें मुजम्मिल साहब आपको पता है कि बजट में 2 चीजें होती है। ये बेसिकली करंट बजट होगा और डेवलपमेंटल बजट इसका हिस्सा नहीं होगा, तो इसका मतलब सिर्फ जो मामूल की जिंदगी होगी। लेकिन कई लोगों को इस मुतालिक एतराज था कि खबर पसंद हुकूमत ऐसा ना करे, क्योंकि इससे जो वफाक पर ये कह रहे हैं कि दबाव पड़ेगा, तो वफाक की हुकूमत पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा। ये बुनियादी नुकता है कि जिसके हवाले से सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर जो सलमान अकरम राजा के अलावा बैरिस्टर गौहर दोनों ने ये मौका अपनाए हैं। अब मुजम्मिल साहब की बेसिकली सबसे बड़ी खबर हुई है कि 3 महीने के वाजी जो शोशा है ये इशू क्रिएट किया है, ये इमरान खान की बहनों की जानिब से। आप कह में होगा कि इमरान खान की बहनों ने कहा था कि बजट पेश ही ना करें, तो उस हवाले से जो सुहेल अफरीदी साहब है उसको इल्म है कि मुझसे जो पहले वजीर आला थे उसको भी रुखसती जो थी वो बहनों की वजह से हुई थी, तो इसी वजह से बहनों को अब उस तरीके से तनखाया नहीं जा सकता। तो ये काम किया गया है कि वजह इसके कि हम बजट की जाने जाए 3 महीने वाला एक मिड टर्म बजट जो होगा उसको। तो फिर 3 महीने बाद क्या करेंगे? ये नाराज अरकान 3 माह में मान जाएंगे? नहीं सर, नाराज अरकान का इशू नहीं है, ये बेसिकली टाइम बाय कर रहे हैं। बजट पेश करने के लिए अगर ये उसमें चली भी जाए तो इसके 92 अरकान है और 92 अरकान के अलावा हुकूमत को जो है वो सिंपल मेजोरिटी में बजट सर पास करना होता है। पर वो कह रहे हैं ना 32 लोग खिलाफ हो गए हैं तो मेजोरिटी खत्म हो गई है। सर 32 मैंने कहा सिंपल मेजोरिटी थी बजट पेश करने की। बजट पेश करने के लिए कहीं भी 2/3 या वो लाजमी नहीं है। हॉल में अगर इस वक्त 50 बंदे बैठे हुए हैं और उसमें से 40 वोट दे तो ऑटोमेटिकली बजट पास हो जाता है सर।
ऐसा कोई लाजमी वो चीज नहीं है बजट का। नहीं दोस्त नहीं, कोई आईनी इशू तो नहीं है, ये कानूनी है, कानूनी बजट के हवाले से लाजमी है कि ये सिंपल में जा रहा है। पर वो कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन के अरकान की तादाद ज़्यादा हो ऐवान में तो बजट मुस्तरद भी हो जाता है, तो अगर मुस्तरद हो गया तो क्या करेंगे? JUI से भी इनकी बातचीत चल रही है और JUI से इनके जो है वो काफी ठीक ठाक रास्ते हैं, तो JUI बाइकआउट करके इनको रास्ता दे सकती है। बिल्कुल उनको स्पेस दे सकती, बिल्कुल अगर ये मैं उनसे मिल जाता तो JUI ऑटोमेटिकली इनको स्पेस दे, क्योंकि JUI की जो है यहाँ पर क्या 17 का 18 रखी नहीं, पर आपको लगता है सुहेल अफरीदी की वजारत आला खतरे में है या नहीं है? नहीं है सर, मेरे ख्याल में इस तरह का नहीं है, ये एक शोशा है और शायद इस दौरान ये बहनों को भी करवा दे कि उस हवाले से, क्योंकि बजट की तैयारी के हवाले से इस तरह तो अभी आपकी स्पून से पहले थोड़ी देर पहले मेरी PTI की 2 अरकान से बात हुई है और उन दोनों ने बताया है कि बेसिकली जो तजवीज थी उसको सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गवर्नर ने भी कहा है कि इस पूरे साल का बजट पेश किया जाए। एक तो उनकी ये तजवीज है। ये दूसरी बात है वो आपकी शो के लिए है कि मंगल के रोज ये दोबारा जाएंगे महमूद खान चकवे की सरबराही में एक मरतबा फिर अडियाला, और वहां पर ये अनाउंस करेंगे। मुजम्मिल साहब आपको पता है आज जब हम इस बातचीत कर रहे हैं तो ये है बेसिकली 14 जून को, कल 15 होगा और फिर 16 जून को ये ऐलान करेंगे। तो अगर 16 जून को ये 17 या 18 जून को पेश भी करेंगे बजट को, तो इसे 10-12 दिनों के दौरान ये पास भी कराना होगा। ये बड़ा लाजमी जो है सर, और आपको पता है कि बजट बहुत लंबा चौड़ा इसका खाता होता है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो डस्ट इस वक्त क्रिएट की है वो तकरीबन मेरे ख्याल में मंगल के रोज मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और ये अगर ये बजट जो है ये इन टाइम पेश नहीं करते तो मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा पैदा हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा कानूनी पेचीदगी भी होंगी। और सुहेल अफरीदी जो इस वक्त PTI की 2/3 से ज़ायद अक्सरियत के नजर ले रहा है, उनको बड़े शदीद खतरात होंगे सर। और गंडापुर का ग्रुप क्या कर रहा है इस वक्त? सर गंडापुर ग्रुप जो है इतना बड़ा नहीं है, ये नाराज अरकान बेसिकली इसमें गंडापुर की हिमायत जरूर है, लेकिन पूरा गंडापुर नहीं, क्योंकि हमें से बेशतर अरकान हुए जो गंडापुर के दौर में भी डटे हुए थे वो भी शामिल है सर। उसे गंडापुर पर भी एतमाद नहीं है, लेकिन वो बेसिकली सुहेल अफरीदी को प्रेशराइज करना चाह रहे हैं। तो गंडापुर तो नहीं आएगा, वो तो वैसे भी इस पे लगा, वो जितना चाहता है वो तो चाहता है कि सुहेल अफरीदी मजीद उसको तंग से तंग किया जाए, उसको टेंशन दी जाए। जी बहुत शुक्रिया लिहाज अली साहब हमारे साथ बात करने। नाज़रीन, आपने लिहाज अली साहब को सुना। KP के बजट की तारीख अभी कोई नहीं आई है। वहाँ पर कभी कहा जा रहा है 3 महीने का देंगे, कभी कहेंगे नहीं देंगे, कभी कह रहे हैं देंगे, फिर वफाक को सरप्लस देने का भी रौला है। मुजम्मिल असलम साहब पर यूट्यूबर्स पढ़ चुके हैं, अभी तक बजट की तारीख नहीं है। नाराज़ अरकान की तादाद कितनी है, असम्बली से बजट पास हो सकता है नहीं हो सकता। लिहाज अली साहब कह रहे हैं मंगल को फ़ैसला होगा, लेकिन दिन गुजरते जा रहे हैं और KP का बजट फंसा हुआ है। आज नाजरीन खून देने का आलमी दिन भी है, और आपको पता है खून देना एक सदका जारिया है। बिलखसूस हमारे यहाँ वैसे तो हर मरीज़ को खून देना सदका जारिया है, फिर थैलेसीमिया के जो हमारे बच्चे हैं उनको तो ज़िंदा रहने के लिए मुसलसल खून की ज़रूरत होती है, और अगर उनको बर वक्त खून मिलता रहे तो उनकी ज़िंदगी 40-50 साल तक ज़िंदगी पहुँच जाती है। और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी थैलेसीमिया के बच्चों के लिए और उन बच्चों के लिए जो उनको खून की ज़रूरत होती है उनके लिए वक्फ़ की है। ऐसी एक शख्सियत हैं यासीन खान साहब, जो सुंदस फाउंडेशन के सरबराह हैं, जिन्हें अभी हुकूमत ने इस हवाले से सितारा इम्तियाज़ भी दिया है। खून के इस आलमी दिन के मौके पर हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम यासीन खान साहब, आपको सितारा इम्तियाज़ मिलने पर मुबारक हो। आप पहले शख्स हैं जिन्हें खून का अतिया इकट्ठा करने पर सितारा इम्तियाज़ मिला है। ये खून का अतिया जो पाकिस्तान में देने का रुझान है और खून का अतिया खून का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजम्मिल साहब, आपका शुक्रिया और आपके न्यूज़ चैनल का भी बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा जो है वो ऐसे मौजू चुनते हैं जो दुखी इंसानियत के साथ और जो दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे होते हैं उसको आपने हमेशा जो है वो मकाम देते हैं, यानी लोगों को आगाही देते हैं हर उस मसले के लिए जो लोगों को होता है, और उसकी आगाही जब आप देते हैं तो उससे जो है वो सुंदस फाउंडेशन और हमारे जैसे और इदारों को जो है वो बहुत फ़ायदा होता है। तो मैं मुजम्मिल साहब आपका एक दफ़ा दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ
آپ کا اور آپ کے چینل کا کہ آپ جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ دوسرے چینل سے بازی لے جاتے ہیں ایسی آگاہی مہمات میں. تو میں اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو 14 جون ہے وہ ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے کے طور پہ اس لیے منایا جاتا ہے کہ جو نوجوان یا جو خون کا عطیہ دینے والے لوگ ہیں پوری دنیا میں، ان کے ساتھ اظہار تشکر کرنے کے لیے، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ وہ بہت ساری قیمتی انسانی زندگیوں کو جو ہے وہ بچاتے ہیں. جس طرح قرآن کی آیت ہے کہ جس کسی نے کسی ایک انسانی زندگی کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو یہ جو بلڈ ڈونرز ہیں یہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور اتنی بڑی جو ہے وہ انسانی خدمت کی سروسز دے رہے ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس سے جو ہے کس انسان کی زندگی بچ رہی ہے، لیکن وہ ہر 3 ماہ کے بعد جب اس کا خون کا عطیہ دینے کا وقت آتا ہے تو ہر 3 مہینے کے بعد وہ خون کا عطیہ دیتا ہے، اور خون کے عطیات دینے کی وجہ سے قیمتی انسانی زندگیوں کو بچایا جاتا ہے. پاکستان میں تھیلیسیمیا سے متاثر کتنے بچوں کو خون کی ضرورت ہے؟ کوئی ڈیٹا ہے آپ کے پاس؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ اعداد و شمار جو ہے تقریباً جو ہے وہ 1.5 لاکھ تقریباً جو ہے وہ تھیلیسیمیا میجر کے کیسز ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو مائنر کیسز ہیں. لیکن اس کی صحیح جو ہے وہ اعداد و شمار جو ہے وہ نہیں کہے جا سکتے. اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ آبادی جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور جو تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہے وہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ نہیں کرواتے. تو میں تو آپ کے آج اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ لوگوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا تھیلیسیمیا کا شادی سے پہلے جو ہے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروائیں، تاکہ جو سندس فاؤنڈیشن نے خواب دیکھا ہوا ہے، جو منو بھائی نے خواب دیکھا ہوا ہے تھیلیسیمیا فری پاکستان، جو ہم پاکستان کو اس بیماری سے جو ہے وہ چھٹکارا دے سکے اور ختم کر سکے. بہت شکریہ یاسین خان صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. ناظرین، خون کا عطیہ دینا ایک صدقہ جاریہ ہے اور ہمارے سب نوجوانوں کو باقاعدگی سے خون کا عطیہ دینا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.